नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल जीएस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर 2019 में, उसके हम पहली शिफ्ट के पेपर की बात करेंगे और इस वीडियो में हम केवल जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की सीरीज को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आपको सबसे लंबी हड्डी बताना है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, रेडियस, अल्ना, टिबिया और फीमर। तो बताइएगा कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है और यह हमारे जांघ में पाई जाती है। यहीं पर हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की, तो छोटी हड्डी हमारे कान में होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज। इसके साथ साथ हम इन हड्डियों की भी बात कर लें तो ये जो रेडियस हड्डी है ये आपकी हाथ से संबंधित होती है। ये अल्ना जो हड्डी है ये आपके हाथ से संबंधित होती है। ये दोनों हड्डियां रेडियस और अल्ना हाथ में पाई जाती हैं, जबकि ये जो टिबिया नामक जो हड्डी है ये आपके पैर में पाई जाती है। इसके अलावा टोटल मानव के शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो वयस्क व्यक्ति में 206 होती है, जबकि बच्चों में इनकी संख्या 300 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, नॉमिकल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आपको बताना है कि जीडीपी के आधार पर 2018 में भारत की अर्थव्यवस्था पर कौन सा स्थान था। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तीसरी, 10वीं, 5वीं और 7वीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7वीं, यानी कि 2018 में भारत की जो स्थिति थी वो 7वीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि वर्तमान में जीडीपी के आधार पर भारत की स्थिति 6वीं है। वर्तमान में जीडीपी के आधार पर 2021 में स्थिति क्या है, 6वीं स्थिति है। जबकि 2018 में पूछी है तो 2018 में जो स्थिति थी भारत की वो 7वीं थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, सोवियत संघ डैश में टूटा था। आपसे पूछा है कि सोवियत संघ कब टूटा था। चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है 1991। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोवियत संघ था क्या। सोवियत संघ पहले लगभग 15 देशों को मिलाकर एक संपूर्ण भाग था जिसे हम सोवियत संघ बोलते थे। लेकिन 26 दिसंबर 1991 में ये टूट गया और इसका विभाजन हो गया, और विभाजन के पश्चात हम इन सारे देशों ने, लगभग 15 देशों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो इसका राइट आंसर होगा 1991। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा हुआ है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के डैश से निकलती है। आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको बताएं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी यही है। तो आप इतनी सारी बातें याद नर्मदा नदी के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा हुआ है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। एक जेल है जिसका नाम है बेस्टिल जेल, इस पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं।
पहला ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, दूसरा ऑप्शन है सोवियत संघ का विघटन, तीसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति और चौथा ऑप्शन है जार का पतन। तो हम आपको बता दें कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बेस्टिल जेल पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर जितने भी कैदी बंद थे उन्हें कैदियों को मुक्त कर दिया और तब से फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। तो यही आपसे पूछा है कि कौन सी घटना को जन्म दिया था, तो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन टिश्यू, तीसरा ऑप्शन जाइलम और पांचवा ऑप्शन फिलोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। आपसे पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि और सूचना और प्रौद्योगिकी। तो हम आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक अर्थव्यवस्था, एक दूसरी अर्थव्यवस्था और एक तृतीय अर्थव्यवस्था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तृतीयक अर्थव्यवस्था। प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कृषि का करना, मछली को पालना, मुर्गी को पालना इत्यादि। द्वितीयक जो अर्थव्यवस्था होती है इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण करते हैं हम लोग, और तृतीयक जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें हम सेवाएं या नौकरी को रखते हैं इसके अंतर्गत। तो आपसे पूछा है कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था का जो होगी वो होगी कृषि। यानी कृषि को पहली अर्थव्यवस्था या प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा हुआ है, किस भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है? भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है, ये आपसे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। देश का अगर सबसे हम बड़े लौ अयस्क क्षेत्र की बात करें, जिसको हम कहते हैं बरामजादा समूह, बरामजादा समूह के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये बरामजादा समूह एक चट्टानीय पहाड़ी है, एक चट्टानी इलाका है जो उड़ीसा और झारखंड के सीमा वाले क्षेत्र में या सीमा क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34, डैश लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या किस रूप में जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है ये आपको पूछा है। तो लाइट ऑफ एशिया जो कहते हैं वो कहते हैं महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान था लुम्बिनी, ये वर्तमान में नेपाल में क्षेत्र है। नेपाल में ये लुम्बिनी नामक स्थान वर्तमान में स्थित है। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन एक जगह है जिसका नाम है बोधि गया, ये वर्तमान में बिहार में पड़ती है। बोधि वृक्ष के नीचे है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से इन्हें भगवान कहा जाने लगा। और भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था उस जगह का नाम है सारनाथ। आप ये बातें याद रखिएगा कि पहली बार भगवान बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया था, तो सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था, सारनाथ।
और इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य शैली आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनी अष्टम। इसमें से आपको बताना है कि तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरतनाट्यम, तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसके अलावा इन अन्य 3 ऑप्शनों को भी हम देख लें एक बार कि जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, कथक है वो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमसे तमिलनाडु का पूछा है तो तमिलनाडु का आंसर होगा भरतनाट्यम। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पंजाब, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है, क्योंकि गोवा का जो क्षेत्रफल है वो याद रखिएगा 3702 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहीं हम बात करें सबसे बड़े राज्य की तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम इसके राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,236 वर्ग किलोमीटर। 3,42,236 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जबकि गोवा का 3,702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यहीं पर हम बात करें जनसंख्या के क्षेत्र में, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है यूपी। और जनसंख्या के क्षेत्र में ही हम बात करें सबसे छोटे राज्य की तो सबसे छोटा जो राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। तो आप 4 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जनसंख्या के ही मामले में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो ये आपसे पूछा है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा हुआ है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है तन्वी लाड, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति पंतावने, चौथा ऑप्शन है साइना नेहवाल। ओलंपिक में सबसे पहले रजत पदक जीतने वाली महिला आपको बतानी है। तो रजत पदक जीतने वाली जो ओलंपिक में पहली महिला है वो है आपकी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, यानी रजत पदक जीता था। तो ये पहली भारतीय महिलाएं हैं जो ओलंपिक में रजत पदक लेके आई थी, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? आपको बताना है 1920 में कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है नागपुर, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के बारे में पूछा है आपसे। तो 1920 में जो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी आपकी नागपुर में। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे विजय राघवाचार्य।
विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और ये 1920 का अधिवेशन जो हुआ था नागपुर, और नागपुर वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2001, 1909, 2009, 1800। सबसे पहले ये आपसे पूछा है कि श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो सबसे पहले हम श्रीलंका के गृह युद्ध की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गृह युद्ध प्रारंभ कब हुए थे। तो प्रारंभ की अगर हम बात करें श्रीलंका में तो ये दो अल्पसंख्यकों के बीच, एक थे सिंहला अल्पसंख्यक, ये बहुत बहुअल्पसंख्यक थे, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे सिंहला, और एक थे तमिल अल्पसंख्यक, ये कम मात्रा में पाए जाते थे। तो सिंहला बहुअल्पसंख्यक हैं, तमिल अल्पसंख्यक हैं। सिंहला क्या हैं, बहुसंख्यक हैं, और तमिल अल्पसंख्यक हैं। इन दोनों के बीच में झगड़ा होना प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1983 में। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध प्रारंभ हुए थे वो 1983 में हुए थे प्रारंभ, और 1983 से ये चलते रहे 2009 तक ये युद्ध चलते रहे। लेकिन 2009 में इन युद्धों की समाप्ति कर दी गई, गृह युद्ध समाप्त हो गए थे। तो आप याद रखिएगा कि 1983 में सिंहला बहुसंख्यक थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, और तमिल अल्पसंख्यक थे। इन दोनों के बीच में 1983 में गृह युद्ध प्रारंभ हुए थे और 2009 में समाप्त हो गए। तो ये है आपकी श्रीलंका की कहानी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा हुआ है जीन जैकस एक प्रसिद्ध था, यानी जीन जैकस के बारे में पूछा हुआ है कि निम्न में से किससे संबंधित है। चित्रकार है, चिंतक है, सम्राट है, या चिकित्सक है। तो जीन जैकस के बारे में हम आपको बताएं कि जीन जैकस रूसो इसका पूरा नाम है। ये एक आधुनिक युग का महान विचारक माना जाता है। ये फ्रांस का एक विद्वान था। ये एक प्रकार का चिंतक भी था, तो इसका राइट आंसर चिंतक होगा। इसने एक बात कही थी, एक फैक्ट कहा था। इसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकटा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये इसने कहा अपने किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा हुआ है लवणी निम्न में से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। आपसे पूछा है कि लवणी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गुजरात, और नंबर 4 राजस्थान। इन चार राज्यों में से आपको बताना है कि लवणी कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो है वो है लवणी। इसके अलावा हम अन्य राज्यों की भी यहाँ पर लोक नृत्य की बात करेंगे तो बिहार का जो लोक नृत्य माना जाता है जिसका नाम है जाट जाटनी। अगर हम गुजरात के लोक नृत्य की बात करें तो इसका है गरबा और डांडिया, और राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो इसका है घूमर और गणगौर। घूमर और गणगौर ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके सामने। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। ये आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है मोर, चौथा ऑप्शन है उल्लू। इन चार में से आपको बताना है कि शांति का प्रतीक किसे माना जाता है। शांति का प्रतीक जो माना जाता है वो है कबूतर। कबूतर को हम शांति का प्रतीक कहते हैं।
अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, कबूतर के वैज्ञानिक के नाम की बात करें, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोलम्बिडी। याद रखिएगा, कोलम्बिडी इसका क्या है, एक वैज्ञानिक नाम है। किसका? कबूतर का। कोलम्बिडी इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लारी ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थाइमस, चौथा ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लारी ग्रंथि। लारी ग्रंथि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि या कह सकते हैं पाचन ग्रंथि का भाग है, जबकि ये जो 3 दिए हैं एड्रिनल, पीनियल, थाइमस, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि के भाग हैं। हमसे पूछा है कि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लारी ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का क्या नहीं है, भाग नहीं है या हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने, बहुत सरल क्वेश्चन है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप आपको बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूट्रल एसिड, चौथा ऑप्शन है डेट्रा न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा डीएनए के लिए आप याद रखिएगा, डीएनए का जो मॉडल दिया था वो दिया था बार्टसन एंड क्रिक ने। डीएनए बार्टसन एंड क्रिक ने दिया था। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि डीएनए सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, लिविंग सेल में पाया जाता है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो डीएनए होता है वो हमारी कोशिका के केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर पादप कोशिकाओं में, क्लोरोफिल में या पर्णहरित में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? 4 ऑप्शन है आपके। ताजमहल, दूसरा ऑप्शन है चार मीनार, तीसरा ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है इंडिया गेट। तो आपसे पूछा है कि पिएट्रा ड्यूरा एक तकनीकी है, एक आर्किटेक्चर की एक टेक्निक है, ये कहाँ पर है, किस स्मारक में है? सबसे पहले आपको बता दें कि पिएट्रा ड्यूरा एक ऐतिहासिक कला है। इस कला के अंतर्गत हम उत्कृष्ट पद्धति से कटे बड़े और छटे हुए पत्थरों को या रंगीन पत्थरों को सजाने का काम करते हैं। ये सजावटी एक प्रकार की कला होती है और ये कला आपके आगरा में जो स्थित है, जो ताजमहल, इसमें ये कला हमें देखने के लिए मिलती है। तो यही पूछा है आपसे, पिएट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? तो आगरे के ताजमहल में पाई जाती है। इसके अलावा हम बात कर लें कि ये जो अन्य ऑप्शन हैं इनके बारे में, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका पाया जाता है या है आपका मुंबई के अंतर्गत। इंडिया गेट जो है वो आपका दिल्ली के अंतर्गत है और चार मीनार जो स्थित है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है। तो आप 4 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि ताजमहल आगरा में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है और चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ये आप 4 क्वेश्चन इसके हेल्प से याद रख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 46 में पूछा हुआ है नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम पूछा है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोड कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही हम कहते हैं NaCl।
NaCl के नाम से भी हम इसको जानते हैं, सोडियम क्लोराइड को। तो इसका ये रासायनिक नाम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा हुआ है कि GST का पूरा अर्थ क्या होता है। GST का पूरा नाम पूछा है भाई। पहला ऑप्शन है ग्रोथ एवं सर्विस टैक्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड सेल टैक्स, तीसरा ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चौथा ऑप्शन है गुड्स एंड सेल टैक्स। तो GST का जो पूरा नाम होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में कहें तो इसे वस्तुकर एवं आयकर कहते हैं। भारत के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। भारत के अंदर GST को 1 जुलाई 2017 के अंतर्गत इसको लागू किया गया, इसीलिए 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा ये सारी बातें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा हुआ है डैश इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा ऑप्शन है शिखा टंडन, तीसरा ऑप्शन है शिवानी कटारिया, चौथा ऑप्शन है आरती साहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरती साहा। आरती साहा ने 1959 में 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था और ये एशिया की एकमात्र ऐसी महिला थी 1959 में जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। इसीलिए आरती साहा को हिंदुस्तान की जल परी भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की जल परी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा हुआ है पुस्तक इंडिया 2020 डैश किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा है इंडिया 2020 किताब किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है प्रसून जोशी, तीसरा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, चौथा ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी। तो आपसे पूछा है इंडिया 2020 किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक किताब लिखी। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम की एक किताब और है जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की बुक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कलाम साहब की एक और बुक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, और एक जो आपने अभी देखा इंडिया 2020। इन दोनों के ही लेखक कौन हैं? APJ कलाम साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज का और ये 11 फरवरी 2019 में जो पेपर हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, ये आपसे पूछा हुआ है, ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आपको बता दें कि जनतंत्र का मतलब क्या होता है। तो जन का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो इसका मतलब होता है कि जनता का शासन। आपसे पूछा है कथन सही कौन सा है। तो ऐसा शासन जहां पर जनता किसी व्यक्ति को उच्च पद पर जो व्यक्ति है उसको चुनकर भेजती हो या प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अनुमति हो, जिसे हम कहते हैं जनतंत्र। आपको कथन बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपात की स्थिति में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। चौथा ऑप्शन है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान का आदेश देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, उसे हम कहते हैं जनतंत्र। तो ये हैं आपके 25 क्वेश्चन जो कि 2011
11 फरवरी 2019 में जो आए हुए थे, 11 फरवरी 2019 पहली शिफ्ट में जो पेपर थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के, तो ये आपने एक सेट को पहली शिफ्ट के पेपर को क्लियर कर लिया, यानी कि देखा। इसके अलावा ये सेट पेपर आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।